नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 13 मई 2026, दिन है बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज एकादशी तिथि है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पहली खबर की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार का बड़ा एक्शन। स्कूलों और पूजा स्थलों के पास की 717 शराब दुकानें होंगी बंद, जारी कर दिए गए आदेश। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को अधिकारियों को राज्य भर में 717 शराब की दुकानों को बंद करने के लिए आदेश दे दिया। ये सभी दुकानें पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में आती हैं। मुख्यमंत्री ने इन दुकानों को अगले 2 हफ्तों के भीतर बंद करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के अनुसार तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन वर्तमान में पूरे तमिलनाडु में शराब की 4,765 दुकानें चलाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के बाद अधिकारियों ने पूरे राज्य में एक विशेष सर्वे किया और इस जांच का मकसद उन दुकानों की पहचान करना था जो पूजा स्थलों, स्कूलों, कॉलेजों और बस अड्डों के बहुत करीब चल रही थी। सर्वे के दौरान अधिकारियों ने पाया कि 276 शराब की दुकानें पूजा स्थलों के पास थी। इसके अलावा 186 दुकानें स्कूल और कॉलेज के पास मिली, जबकि 255 दुकानें बस स्टैंड के करीब पाई गई। इस तरह की कुल 717 दुकानों को बंद करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम मुख्य उद्देश्य इस कदम का शराब की दुकानों पर सख्त नियंत्रण रखना है। जनता लंबे समय से सार्वजनिक और संवेदनशील जगहों के पास शराब की दुकानों को लेकर चिंता जता रही थी। सरकार के इस फैसले से लोगों की शिकायतों का समाधान होगा और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अनुशासन बना रहेगा। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। केरल के मुख्यमंत्री पर अब लगेगी मोहर। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जल्द हो सकता है ऐलान। केरल के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर जारी सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद भी पार्टी अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला नहीं दे पाई। ऐसे में आज दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने की संभावना भी जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मंत्री, विधायक और कई बड़े नेताओं संग माफिया से संपर्क। बंगाल सीएम के पीए की हत्या में गिरफ्तार राज की कहानी बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अयोध्या से गिरफ्तार किए गए राज सिंह खुद को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव बताता है कि उसका यूपी के कई राजनेताओं के साथ संपर्क होने का पता भी चला। इसके संबंध में प्रदेश सरकार के लिए एक मंत्री, गोंडा के एक राजनेता, जौनपुर के एक विधायक और माफिया से भी बताए जा रहे हैं संबंध, जिनके साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वह पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है। वह बालिया के चिलखहर से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ना चाहता था। उस पर पहले से ही हत्या का एक मुकदमा भी चल रहा है। हालांकि राज की मां ने उसे निर्दोष बताते हुए पूरी प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी की है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के किए गई अपील पर सवाल उठ रहे हैं। पेट्रोल बचाने, सोना ना खरीदने की अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर उठ रहे हैं सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई की अपील के बाद देश के राजनीतिक गलियारों से लेकर कारोबारियों, किसान संगठनों, अर्थशास्त्रियों और सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, 1 साल तक सोना ना खरीदने और घर से काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करने की अपील की है। सरकार इसे मध्य पूर्व में संकट के बीच सामूहिक जिम्मेवारी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में कदम बता रही है, लेकिन आलोचक इसे आर्थिक दबाव के संकेत और आम लोगों पर बोझ डालने की कोशिश बता रहे हैं। 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों की समूह बैठक में सरकार ने कहा कि देश में किसी भी तरह की कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक भारत के पास 60 दिनों तक का कच्चा तेल, 60 दिनों तक का प्राकृतिक गैस और 45 दिनों के एलपीजी स्टॉक है और विदेशी मुद्रा भंडार $703 अरब है। सरकार ने यह भी कहा कि तेल कंपनियां रोज करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों
का पूरा बोझ देश के नागरिकों पर ना पड़े। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी की अपील की टाइमिंग पर सवाल उठाए। विपक्षी नेताओं का सवाल है कि अगर मध्य पूर्व संकट फरवरी से जारी था तो सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों कर रही थी। दूसरी ओर कारोबारी संगठनों ने रोजगार और मांग घटाने की आशंका जताई। किसान संगठनों ने खाद के इस्तेमाल में कमी की अपील पर चिंता जताई है। इस बारे में आप अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का ये फैसला, ये अपील सही है या गलत। आप हाँ या ना लिखकर कमेंट में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ बाजारों में बड़ी गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। तेल संकट और ईरान तनाव से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 700 अंक तक लुढ़क गया। निवेशकों के करोड़ों रुपए सवार हो गए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर भारतीय शेयर बाजार पर लगातार तीसरे दिन भी देखने को मिला। मंगलवार को बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई थी। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 700 अंकों से ज्यादा टूटकर 75,300 के नीचे पहुंच गया था, जबकि निफ्टी भी 180 अंकों से अधिक गिरकर 23,630 के करीब कारोबार करता दिखा। अमेरिका ईरान तनाव के लंबे खींचने और तेल सप्लाई पर असर की आशंका से निवेशकों में चिंता बढ़ गई थी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सोने को ना खरीदने की अपील का भी बाजार पर सेंटीमेंट तक असर दिखा। आईटी, फाउंडेशनल, रियल्टी और केमिकल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज शेयर भी भारी गिरावट में रहे। वहीं विदेशी निवेशकों ने भी सोमवार को करीब 84 अरब रुपए के शेयर बेच दिया, जिससे बाजार पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि घरेलू निवेशकों की खरीदारी में कुछ हद तक सहारा दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी करीब $100 के आसपास कारोबार करता दिखा। तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और अब निवेशकों की नजर अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई आंकड़ों पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन महंगा होने से आरबीआई पर भी दबाव बढ़ सकता है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। 15 मई से 5 देशों के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों के अहम विदेश दौरे पर जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान उनका मुख्य फोकस व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर रहेगा। माना जा रहा है कि इस दौरे में यूरोप और खाड़ी देशों के साथ भारत के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें निवेश, रक्षा सहयोग, तकनीक और ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच इस दौरे को भारत की विदेश नीति की लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत को व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर मिलेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होती दिख रही है। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में शुरू हो रही है नई बैरियरलेस टोल प्रणाली। बिना रुके गुजर सकेंगे वाहन। दिल्ली में ट्रैफिक को सुगम बनाने और टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से राहत दिलाने के लिए नई बैरियरलेस टोल प्रणाली लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ियां सीधे गुजर सकती हैं। इससे यात्रा का समय कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। नई तकनीक के जरिए वाहनों की पहचान ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर और फास्टैग सिस्टम से की जाएगी। टोल शुल्क सीधे वाहन मालिक के खाते से कट जाया करेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा, प्रदूषण में कमी आएगी। अधिकारियों की मानी जाए तो आने वाले समय में इस सिस्टम को देश के बाकी बड़े शहरों और एक्सप्रेस वे पर भी लागू किया जाएगा। यात्रियों ने भी इस नई सुविधा का स्वागत किया है। वहीं जंग के दौरान चलते चिंता जताई गई। तेल कीमतों में उछाल देखने को मिला। अमेरिकी ईरान तनाव में बड़ी वैश्विक चिंता, तेल कीमतों में उछाल और समुद्री व्यापार पर भी असर नजर आया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते हालात के कारण कच्चे तेल की कीमतों में
तेज उछाल दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी लगभग $100 के पार प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखा। तेल की बढ़ती कीमतों ने दुनिया भर में देश के लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे महंगाई और ईंधन खर्च में बड़ा इजाफा हो रहा है। रिपोर्टर्स की बात की जाए तो उनके मुताबिक ईरान ने संभावित युद्ध विराम के बदले कुछ अहम शर्तें रखी हैं। ईरान ने तेल निर्यात को पूरी तरह से बहाल करने, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और भविष्य में किसी भी प्रकार के सैन्य हमले की गारंटी की मांग की है। वहीं अमेरिका की ओर से अभी तक इन मांगों पर स्पष्ट सहमति नहीं दी गई, जिससे हालात और भी संवेदनशील बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत सफल नहीं हुई तो क्षेत्र में संघर्ष और गहरा हो सकता है। इस तनाव का असर केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समुद्री व्यापार, वैश्विक शिपिंग रूट्स को भी प्रभावित कर सकता है। खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी शिपिंग कंपनियां भी अपने रूट और संचालक को लेकर सतर्क हो गई हैं। लगातार बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में तूफान ने मचाई तबाही। कई घरों की छतें उड़ गई तो कई पर गिर गए पेड़, कई गाड़ियां दब गई। हिमाचल प्रदेश में आए तेज तूफान और खराब मौसम के चलते कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर घरों और दुकानों की छतें उड़ गई, जबकि सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गई। कई इलाकों में खड़ी गाड़ियों पर पेड़ों और बिजली के खंभों गिरने से गाड़ियां नीचे दब गई, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। राज्य के शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जैसे जिलों में मौसम का असर देखने को मिला। तेज आंधी के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और कई क्षेत्रों में घंटों तक ब्लैकआउट की जैसी स्थिति बनी रही। प्रशासन और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर रास्ते साफ करने और नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज बारिश और तूफान की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने पर्यटकों से और स्थानीय लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील भी की है। अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर। AIADMK का एक गुट अब विजय की पार्टी के साथ समर्थन देने का किया उन्होंने ऐलान। CV शनमुगम और SP वेलुमणि के नेतृत्व में AIADMK के एक गुट ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस गुट ने नेताओं ने कहा कि वे आज ही विजय से मिलने की योजना बना रहे हैं। शनमुगम ने कहा कि पिछले 10 सालों से AIADMK के 3 बार DMK से और 1 बार पिछले महीने TVK से हार मिली है। उन्होंने कहा कि हमें पार्टी को पुनर्जीवित करना है, इसके भविष्य पर चर्चा करनी है। उन्होंने AIADMK के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी पर भी टिप्पणी करते कहा कि उन्होंने द्रमुक के साथ गठबंधन करने पर विचार किया। शनमुगम ने कहा कि हमने यह पार्टी द्रमुक के खिलाफ बनाई थी। 53 साल से हमारी राजनीति उनके खिलाफ रही है। ऐसे में द्रमुक के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। अगर हम ऐसा गठबंधन करते तो AIADMK खत्म हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पार्टी को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अभी किसी गठबंधन में नहीं हैं, हमारा फोकस पार्टी को मजबूत करने पर है। हमने TVK को समर्थन देने का निर्णय किया है। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। गुवाहाटी में हिम्मत बिस्वा की शपथ से पहले बड़ी चूक, कई जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। असम में हिम्मत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण स्थल से एक व्यक्ति को बंदूक की गोलियों के साथ दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक थानपारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में एंट्रेंस पर सुरक्षा जांच के दौरान उसके पास से जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। इसे वरिष्ठ पुलिस स्टेशन ले
जाया जा रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि व्यक्ति के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गोलियों की बरामदगी से जुड़े हालात और इसमें कई सुरक्षा खतरे की आशंका है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। यह घटना हिम्मत को शपथ दिलाने से कुछ मिनट पहले ही हुई थी। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सड़क परिवहन के मंत्री नितिन गडकरी और जहाजरानी मंत्री सोनोवाल और एनडीए के 40 से अधिक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे। बता दें कि हिम्मत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 4 विधायकों में बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नेयाडू, एजेपी के अतुल बोरा और बीपीएफ के चरण बोरो ने भी मंत्री पद पर शपथ ली। बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। ईडी की हिरासत में मंत्री संजीव अरोड़ा को एक बड़ी राहत मिली है। अब वे पसंद का वकील चुन सकेंगे। रिमांड में रोज 1 घंटा तक मुलाकात की छूट मिली है। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने ईडी रिमांड पर भेजे जाने के बाद गुरुग्राम की विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। इससे अदालत से अनुमति मांगी थी कि ईडी अधिकारी उन्हें अपनी पसंद का वकील चुनने दे, जिससे उनके वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर दिए ताकि वह आधिकारिक तौर पर उनका केस लड़ सके। मामले की सुनवाई पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश और जिला जज नरेंद्र सूरा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक साइमन ने इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने अदालत को बताया कि विभाग को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि संजीव अरोड़ा अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करें। इसके बाद अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को तुरंत आदेश का पालन करने के निर्देश भी दे दिए। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर, जो कि चेन्नई एयरपोर्ट से आ रही है। चेन्नई एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। अबू धाबी जा रही एक फ्लाइट के विंग में लग गई आग। 280 यात्री उसमें सवार थे। चेन्नई एयरपोर्ट पर से अबू धाबी जाने वाली एक फ्लाइट के लेफ्ट विंग में आग लगी, जिसके बाद यात्रा को रोकना पड़ा और इस विमान में लगभग 280 यात्री सवार थे। इस बात की जानकारी हवाई अड्डे के अधिकारियों ने मंगलवार को दी थी और एहतियात की ये थी कि फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी में थी। तभी पायलट ने आग लगी देख ली। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया। किसी को भी चोट नहीं आई और दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझा दी और फ्लाइट रद्द कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। सनातन को खत्म करना चाहिए। विधानसभा में सीएम विजय के सामने उदयनिधि स्टालिन ने फिर से उगला जहर। विपक्ष के नेता और डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा को संबोधन किया और विधानसभा में सनातन विरोधी मुद्दे को फिर से उठाया। उन्होंने इसे खत्म करने की मांग की और उसे फिर दोहराया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सनातन जिन्होंने लोगों को बांटा है उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जब वह विधानसभा के अंदर यह कह रहे थे तब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने 2023 में इसी तरह का बयान दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। उदयनिधि ने आगे कहा कि कल सीएम को हमारे नेता और अन्य नेताओं से शुभकामनाएं भी मिली। यह राजनीतिक शिष्टाचार इस सदन में भी जारी रहना चाहिए। भले ही हम सत्ताधारी सरकार और विपक्ष के तौर पर अलग अलग कतारों में बैठते हों, लेकिन हम सभी को तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दलों ने वंदे मातरम के बाद तमिलनाडु का राज्य गीत बजाए जाने पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ने शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम नहीं बजाया था, जबकि यहाँ इसे बजाया गया। आप सभी जानते हैं कि वहां के राज्यपाल कौन है। सरकार को दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमारे तमिलनाडु के राज्य गीत को कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं धकेला जाना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि सीएम और मैंने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है। हम अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करना चाहेंगे। सीएम को भी हमारे सुझावों को स्वीकार करना चाहिए। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। नीट का पेपर कैंसिल कर दिया गया। गैस पेपर में आए 410 में से 120 सवाल परीक्षा में आए थे। लीक की वजह से अब सीबीआई जांच करेगी। केंद्र सरकार ने नीट यूटी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। सरकार ने कहा कि परीक्षा की नई तारीखें जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने एक बयान जारी किया है और बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है।
यह परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। हालांकि पेपर लीक की आशंका के चलते यह सवालों के घेरे में आ गई है। एनटीए ने कहा कि एक जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि उन्हें जांच एजेंसियों से जो इनपुट मिले हैं उनके आधार पर पता चला है कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। परीक्षा की नई तारीखें, एडमिट कार्ड का शेड्यूल आपको जल्द ही एजेंसी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से बता दिया जाएगा। एनटीए ने बताया कि सरकार ने अब इस संभावित पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी है और उनके द्वारा अब ये जांच की जाएगी। 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के बाद पेपर लीक की आशंका गहराने लगी थी। राजस्थान में कई छात्रों के पास हाथ से लिखा हुआ एक कथित गैस पेपर मिला, जिसके सवाल वास्तविक परीक्षा के प्रश्नों से मेल खाते बताए गए। इसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया और इसके बाद 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में सीकर के एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ एक कैरियर काउंसलर भी शामिल बताया जा रहा था, जिसमें नीट यूजी परीक्षाओं को इस बार देश भर के करीब 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था और परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद लाखों अभ्यर्थियों और अभिभावकों के बीच में चिंता और असमंजस्य का माहौल बना हुआ है। ये थी अब तक की बड़ी और अहम खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।